मेरा नाम डॉक्टर आमिर नज़ीर है। मैं एमबीबीएस और एमडी हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बात कर रहे हैं वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। बहुत ही मतलब कॉमन डिजीज़ है। अब हम देख रहे हैं हर तीसरे चौथे पर्सन को हम देख रहे हैं जी इसको जी डायबिटीज़ है या शुगर की बीमारी। उर्दू में ज़ियादतस कहते हैं, हिंदी में मधुमेह, आम लफ्ज़ों में हम इसको शुगर की बीमारी कहते हैं। डायबिटीज़ जो है इसमें जो ब्लड शुगर या ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं उसको जो मेटाबोलाइज करना है, उसको सेल्स के अंदर पहुंचाना है, कोशिकाओं के अंदर पहुंचाना है, उसमें दिक्कत आ जाती है डायबिटीज में, जिसकी वजह से जो शुगर सेल्स में जाना था वो लेकिन ब्लड में ही रह जाता है। तो ब्लड शुगर बहुत ज्यादा रेज होती है। मेन जो रीजन है इसका वो है इंसुलिन। ये सारा काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन पैनक्रियास से निकलता है और मसल्स जो होती है, मसल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ले जाता है। और जब अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो, उस वक्त भी ये हो सकता है, या जो सेल्स है, मसल सेल्स या लिवर सेल्स, वो उनके रिसेप्टर्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब उन पे इंसुलिन अच्छी तरह एक्ट नहीं कर पाता। तो यूजुअली इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं ना। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज हो जाता है। जो सिम्टम्स होते हैं मेनली 3 सिम्टम्स, जो ट्राइड ऑफ सिम्टम्स हम कहते हैं। इसमें जो ग्लूकोज बहुत ज्यादा रहता है उसकी वजह से पेशाब बहुत ज्यादा आते रहते हैं। पॉलीयूरिया जिसे कहते हैं इंग्लिश में, पेशाब बहुत आना, बार बार आना। दूसरा पॉलीडिप्सिया यानी कि पसीना बहुत ज्यादा आना, पसीना बहुत आना, पेशाब आना तो बार बार, जिसकी वजह से पानी कम हो जाएगा बॉडी में और प्यास लगेगी। तो 3 चीजें, पेशाब ज्यादा आना, पसीना ज्यादा आना और प्यास लगना, ये 3 सिम्टम्स की मेन जो ट्राइड हम बोलते हैं। इसके अलावा मसल फैटिक, बिकॉज ग्लूकोज अंदर पहुंचा ही नहीं, फैटिक होगा, मसल फैटिक होगा, भूख भी ज्यादा लगती है। ये तो मेनली इसके शुगर की वजह से सिम्टम्स हो गए। और कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो इनकी कॉम्प्लिकेशंस, जो डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशंस करा था उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे बार बार किसी को चमड़ी पे फोड़े निकलना, बिकॉज एक सिम्टम्स ये भी हो सकता है। एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन से, मतलब उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है डायबिटीज में, तो बार बार फोड़े निकलना ये भी एक सिम्टम है इसका। और जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है, और कॉम्प्लिकेशन के फिर जो सिम्टम्स डायरेक्टली आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता, वो उनको अनदेखा कर देते हैं इन सिम्टम्स को। 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद जब उनको कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, वही सिम्टम वो प्रेजेंट करते हैं, तब उनको पता चलता है जी डायबिटीज था। जैसे कि हम इसके कॉम्प्लिकेशन की स्टार्ट करते हैं, सर आंखों से करते हैं स्टार्ट। रेटिनोपैथी हो जाती है, मतलब जो आंखों का पर्दा है वो खराब हो जाता है, उनकी नसें खराब हो जाती है, कि ये जो शुगर है वो उनकी नसों में अंदर बैठ जाता है, छोटी छोटी नसें वो खराब हो जाती है, आंख का पर्दा खराब हो जाएगा, पहले धुंधलापन दिखना शुरू हो जाएगा, जो बिल्कुल अंधेपन में, मतलब जो इंसान से बिल्कुल अंधा हो सकता है। नंबर 2 जो इससे है, जो लेंस है आंखों का वो भी खराब हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है। मुंह में वो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, बिकॉज भाई इन्फेक्शन से इसमें लड़ने की जो कैपेसिटी होती है कम हो जाती है, इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है डायबिटीज का, तो मुंह में वो छाले ज्यादा आ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। फिर हार्ट भी फिर कमजोर हो जाता है, जो डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। हार्ट की जो नसें उनमें ग्लूकोज अंदर बैठ जाता है। इसी तरह गट में, हार्ट से गट के नीचे आ जाते हैं, तो म्यादे में खाना ज्यादा देर तक रहता है, गैस्ट्रोपैथी, मतलब पचता नहीं है जल्दी, अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता है, बहुत बहुत देर तक रुकता है। इसी तरह फिर किडनीज पे इसका असर, वही को जो ब्लड वेसल्स है वो कम हो जाती है, खून कम चला जाता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज, मतलब पेशाब कम बनना या अच्छी तरह नहीं बनना, जो उसको निकालना था बाहर, वो जो गंदगी थी जो बाहर निकाली थी किडनीज के थ्रू, उसमें फर्क आ जाता है, और धीरे धीरे बिल्कुल किडनी फेलियर हो जाता है, इनकी बिल्कुल पेशाब बनना बंद हो जाता है। और इसमें बीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसकी वजह से। और कभी कभी पेशेंट को बहुत ज्यादा बीपी है, वही सिम्टम लेके जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो, बीपी होता है। और जब उसको किडनी टेस्ट करते हैं तो वहां बहुत ज्यादा यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह, उनको पता चलता है किडनी तो फेल है। फिर शुगर का टेस्ट करते हैं, पता चल जाता है कि शुगर भी था। कभी वो अनदेखा हो जाते पहले वाले सिम्टम्स, तो ये कॉम्प्लिकेशन वाले सिम्टम्स हो जाते हैं। या इन्फेक्शन का मैंने जैसे कहा, बार बार इन्फेक्शन होना, खासकर जो चमड़ी के वो जो फोड़े निकलते हैं वो बार बार आ जाते हैं, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है इसका। इसी तरह जो नर्व्स में जो रगे होती हैं,
तो उनमें भी वो खराबियाँ हो जाती है, खास करके दूर पैर पे या हाथों पे, इन नर्व में ज़्यादा ये हो जाते हैं, खराबी हो जाती है। तो जिसकी वजह से वहाँ वो टिंगलिंग सेंसेशंस होती है, वो झुनझुनाहट सी लगती है इनमें, हाथों में या पैरों में। तो कुछ लोग बोलते हैं जैसे कीड़े जैसे रेंग रहे हैं, ऐसे लग रहा है। तो ये इसमें यूजुअली सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स है। डायबिटीज का अदरवाइज दो टाइप्स है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। इंसिपिडस की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, वो अलग एक डिजीज है, उसमें वो मधुमेह से उसका रिलेशन नहीं है, उसमें भी पेशेंट ज्यादा आते हैं लेकिन उसका अलग रीजन। तो डायबिटीज मेलाइटस है, इसके दो टाइप्स है, टाइप 1 टाइप 2। हम लिखते हैं T1DM, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो इसका रीजन ये यूजुअली बच्चों में होता है या एडोलसेंट में, यानी कि जवान लोगों में यूजुअली पाया जाता है। वो और भी एज में हो सकता है लेकिन बहुत ही कम। तो बच्चों में जो होगा वो यूजुअली यही होता है। तो इसमें इंसुलिन जो है वो नहीं बनता है। रीजन होता है ऑटोइम्यून, मतलब जो हमें बॉडी डिफेंस है वो एंटीबॉडीज इंसुलिन सेल्स जो पेनक्रियाज में होती है उन पे ही एक्ट करता है। तो इंसुलिन सेल्स जो उनको कम कर देता है या खत्म ही कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं निकल पाता है, कम निकल पाता है, तो वो एक्ट नहीं कर जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। ये टाइप 1 में होता है। इसका जो यूजुअली एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ रेस्पॉन्सिबल होते हैं और जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो बहुत ही कॉमन है, उसको हम यूजुअली 30, 40 या 50 ईयर्स के बाद देखते हैं, हालांकि वो थोड़ा अर्ली भी हो सकता है, यूजुअली ऐसे ही होता है, 30 के बाद ही होता है। इसमें यूजुअली आप इसमें भी इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाता है पैनक्रियास में, लेकिन ज्यादातर इसमें जो मसल्स और ये जो बाकी लिवर वगैरह जो रिसेप्टर्स है, जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। यानी कि इंसुलिन तो निकलता था पहले, लेकिन बॉडी पे सेल्स पे उसका असर नहीं है। जब असर नहीं है तो ग्लूकोज अंदर नहीं गया सेल्स के, ग्लूकोज बाहर ही रहा ब्लड में ही, तो जिसकी लेवल्स बढ़ गई, तो जिसकी वजह से मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी से लग गई। इसके कारण है, जो इसके रीजन है, वजूहत है, वो है एक इसका भी जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है। अगर किसी को माँ को है, बाप को है, भाई को है, चाचा को है, मामा को है, तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं। और किन लोगों में ज्यादा होता है? जिनका ओबेसिटी, जिनका वजन ज्यादा हो, उनमें ये देखा गया, या जिनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो, जो ज्यादातर बहुत ज्यादा जिनका एक्टिव काम नहीं हो, खाली आना, ऑफिस में बैठना दिन भर, या दुकान पे दिन भर बैठे रहना, बाकी चलना फिरना नहीं ज्यादा, तो उनमें ये ज्यादा देखा गया। ये हो गए टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। मेन डायग्नोज का ब्लड शुगर से ही करते हैं कि कितना ग्लूकोज। नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो हमें 100 से कम होता है, 60 to 100 या 70 to 100 तक होता है। तो इन जो डायबिटिक पेशेंट्स को हम मानते हैं कि इनको मोर देन 125 फास्टिंग मिले। फास्टिंग का मतलब है 8 घंटे से कुछ नहीं खाया है, यानी कि अगर शाम को खाना खाया है, अब सुबह ही टेस्ट करेगा। अगर सुबह इसका टेस्ट सवेरे भूखे पेट ये टेस्ट करेगा, इसका 125 से ज्यादा, 125 से ज्यादा आ जाएगा, तो ये शुगर हो सकता है। लेकिन इसका चाहिए कि इसको दूसरे तीसरे दिन और टेस्ट करें कंफर्मेशन के लिए, ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स। दूसरा एक HbA1c टेस्ट होता है, वो 3 महीने का दिखाता है कि एवरेज कितना ब्लड शुगर है, और वो परसेंटेज में यूजुअली होता है। तो यूजुअली ये 4.5 या 5% से कम होता है, लेकिन इन मरीजों में 6.5 से ज्यादा होता है। इनमें भी कहा जाता है कि आप 2 ओकेजन्स पे कर लीजिए ये, और क्योंकि एक बार एरर भी हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, मशीन एरर हो सकता है। तो बिफोर लेबलिंग एनी पेशेंट डायबिटिक हम बोलेंगे नहीं ये डायबिटिक है, इसको है, उससे अच्छा है कि हम पहले और एक बार टेस्ट करें। इसी तरह रैंडम ब्लड शुगर है कि कभी भी दिन में उसने खाया है, कभी भी, चाहे 4 बजे किया, 2 बजे किया, अगर ये 200 से ज्यादा है तो ये ब्लड शुगर हो सकता है। तब भी हम इसको कहेंगे कि आप जी फास्टिंग ब्लड शुगर कराइए, आप देखिए कि उस वक्त भी ज्यादा है। और लेकिन अगर इसको सिम्टम्स भी साफ है तो मोस्ट लाइकली इसको शुगर की बीमारी है। हाँ, यहाँ मैंने एक चीज कहा कि नॉर्मली ये 100 तक होता है, लेकिन ब्लड शुगर वालों को हम बोलते हैं 125 से ज्यादा, तभी हम उनको बोलते हैं ब्लड। जो 100 से 125 तक है, वो कौन से, इस वो भी हो, किसी को 110 आएगा, किसी को 115, 120, तो उनको हम बोलते हैं, उन पेशेंट को प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक मतलब कि ये अब हाई रिस्क, बहुत ही हाई रिस्क, इनको डायबिटीज होने के बहुत चांस, इनको बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं, इनको लाइफ स्टाइल वगैरह जो भी करना है, और हालांकि इनको दवाई नहीं देते हैं,
लेकिन इनको होता है कि बहुत फ्रीक्वेंट टेस्टिंग करानी पड़ती है क्योंकि कभी भी इनको डायबिटीज हो सकता है। जो ये शुगर पेशेंट्स होते हैं, अब इनको टेस्ट कराने पड़ते हैं। ये ऐसा कोई रूल नहीं कि कब-कब करना है। ये डिपेंड करता है पेशेंट पे। पहले टाइप्स पे हम करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ जो मैंने बोला वो ज़्यादा खतरनाक है। वो इंसुलिन पे ही होते हैं। उनको टैबलेट-वैबलेट से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको इंसुलिन की कमी है या नहीं है, तो इंसुलिन देना पड़ेगा। और उनमें हाइपोग्लाइसेमिक के भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो उनको यूजुअली बहुत बार करना पड़ता है, यानी कि 2-3 बार भी, 4 बार भी दिन में। खासकर उनको कंट्रोल नहीं रहता है तो उनको बहुत बार करना पड़ता है। यूजुअली जो भी डायबिटिक पेशेंट चाहे टाइप 2 भी है, उनको वो मशीन लानी चाहिए, छोटी-सी जो खुद ही ग्लूकोज़ करते हैं, prick देते हैं, टेस्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट कहते हैं इसको। हाँ, हो सकता है वो थोड़ा-सा कम-ज़्यादा दिखाए, बहुत एक्यूरेट ना हो, लेकिन फिर भी पेशेंट को पता चल जाता है। तो इनमें 4 बार भी हो सकता है उनको करना पड़े टाइप 1 में। और अगर कुछ एक्टिविटी चेंज हो गई, मतलब उसने कुछ खेल नया कुछ खेल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा किया, कुछ ऐसा किया, हो सकता है तब भी करना पड़े, या अगर बीमार वगैरह है तब भी और करना पड़े। जो टाइप 2 है डायबिटिक है, अगर टाइप 2 कंट्रोल में है, खाली टैबलेट्स से उसका काम चल रहा है, तो उसको हम एक तो वो हर 3 महीने के बाद HbA1c कराएगा, ठीक है ना? और ये भी हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 15 दिन में 1 बार, जैसे भी उसका वो कंट्रोल रहता है, उसको पता है कि नहीं मुझे ठीक रहता है, तो वो करा सकता है। अब लेकिन जिसका कंट्रोल नहीं है और उसको इंसुलिन देना पड़ रहा है। अब इंसुलिन पे कंट्रोल है, तब भी हम उसको बोलेंगे हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार या उससे भी ज़्यादा कराएँ। और अगर इंसुलिन के बाद भी इस पेशेंट का कभी-कभी बहुत ही मतलब हायर साइड से ही रहता है। इसका रहता है फास्टिंग बिल्कुल 140, 150, तो इसको भी हम बोलेंगे कि दिन में 2 बार या 3 बार भी करा सकते हैं। या इसी तरह अगर बीमार है, मे बी उसका कुछ ज़्यादा, या अगर कभी लग रहा है कम हो गया हो, चक्कर आनी शुरू हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया, तब भी कराएँगे। इसलिए ये मशीन को हमेशा जो छोटी-सी एक आती है, वो हमेशा अपने पास ही होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, ताकि दिन में 3 बार भी, 2 बार, लेकिन ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि कब कराना है। लाइफ़स्टाइल चेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़ में। दवाइयों के साथ-साथ एक तो दवाइयाँ ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं और या इंसुलिन ले रहे हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें भी करनी ज़रूरी है जो लाइफ़स्टाइल चेंज में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले जो है इसमें वो है डाइट। क्या डाइट लेना चाहिए? इसमें जो डाइट लेना चाहिए, वही वाला डाइट लेंगे जिससे ग्लूकोज़ कम बढ़े। यानी कि फॉर अगर हम शुगर लेंगे, एकदम ग्लूकोज़ बढ़ जाएगा। लेकिन इसके बजाय अगर हम फ्रूट्स ले लें, एप्पल ले लें या कुछ और फ्रूट ले लें, इससे शुगर जो बढ़ेगा वो धीरे-धीरे बढ़ता है। तो बेटर है कि हम वो वाली चीज़ें खाएँ जिनमें शुगर कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, और जो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इसी तरह प्रोटीन, मॉडरेट प्रोटीन डाइट इसमें रिकमेंडेड है, जैसे अंडा खा लिया। ऑयल्स है जिनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, तो वो बेटर है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। इसके अलावा एक्सरसाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से क्या होगा, एक तो ग्लूकोज भी यूटिलाइज होगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा, और नंबर 2 जो मसल्स मतलब एक्टिव हो जाएंगी, उनके रिसेप्टर्स भी एक्टिव हो जाएंगे, तो जो रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो कम हो जाएगी। दवाई का असर भी अच्छा होगा, बेटर होगा। कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? कम से कम आधा घंटा दिन में, और कम से कम हफ्ते में 5 दिन। तो उसके बाद कुछ और चीजें हैं, जैसे वेट कम करना। जैसे मैंने बोला, अगर हम वेट कम करेंगे, ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देखा गया है। क्योंकि अगर वेट इसमें ज़्यादा रहेगा, बीपी वगैरह भी ज़्यादा रहता है, तो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनदेखा किया जाता है। वो होता है मेंटल स्ट्रेस। इससे क्या हो जाता है, इससे कोर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होता है। ये भी एक हार्मोन है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। सिगरेट खुद एक देखा गया रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ के लिए है, और जो कॉम्प्लिकेशंस है, सिगरेट उनको बढ़ा देती है। तो अगर सिगरेट स्मोकिंग कम की जाए या छोड़ दी जाए, तो बहुत ही बेटर रहेगा डायबिटीज।